Hello my dear students, welcome to lecture 10 of chapter 4 motion in a plane. In the previous lecture we studied about angular projection. Angular projection projectile motion के बारे में हमने last lecture में जाना था. And today's lecture we will study about some questions. We will study about some questions on angular projection. तो एंगुलर प्रोजेक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे और मैं प्रीवियस लेक्चर में आप सभी को समझा चुका हूं कि जब किसी थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब किसी थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए जब हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो किया जाता है तो वो इस तरह का पैराबोला पाथ ट्रेवल करती है. वो पैराबोला पाथ कैसे प्रूव किया आपने? एक इक्वेशन आई थी आपके सामने और उस पैराबोला पाथ को ट्रेवल करने में लिया गया टाइम 2u sin थीटा बाई g लिखा जा सकता है कि इतना टाइम लगेगा उस पूरे मोशन को. ये टाइम ऑफ फ्लाइट है. और इसके बाद आपने जाना मैक्सिमम हाइट के बारे में. मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g के हाइट कितनी कवर करेगा वो प्रोजेक्टाइल. और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g. इस तरह के तीन फॉर्मूले मैंने आपको एंगुलर प्रोजेक्शन में बताए हैं. तो सभी बच्चों के लिए क्लियर है कि इस तरह के तीन फॉर्मूले आपको मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में बताए हैं. और एंगुलर प्रोजेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम कितना लेगा कैसे फाइंड आउट किया? टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट से फाइंड आउट किया. मैक्सिमम हाइट वर्टिकल मोशन से और हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है. जो इससे मैंने तीन फॉर्मूले लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे. और अब इसके कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे. बड़े ही सुंदर क्वेश्चन इसके ऊपर होंगे भाई. तो कुछ क्वेश्चंस की बात करें. जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये. न्यूमेरिकल्स की बात तो हम असाइनमेंट में जानेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स की बात हम असाइनमेंट में जानेंगे. उससे पहले जो डेरिवेशंस मैंने लास्ट टाइम आपको कराए हैं ना, तो इसी पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं. इस टॉपिक पर एंगुलर प्रोजेक्शन पर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 ये है. पहला क्वेश्चन ये है. रेंज का फॉर्मूला आपके सामने है. आपको शो करना है शो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम. शो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा 45 डिग्री. भाई इसका मतलब समझ लीजिए. पहले आपको एक बॉल थ्रो करने के लिए कहा गया. है. मान लीजिए आप शॉर्ट पुट बॉल खेल रहे हैं. शॉर्ट पुट बॉल एक गेम होता है जिसके अंदर आप एक बॉल को थ्रो करते हैं इस तरह से. जो जितनी दूर थ्रो करेगा वो विनर होगा. तो 5 kg 3 kg इस तरह की बॉल्स होती हैं, उन्हें थ्रो करना होता है. तो जो दूर थ्रो कर देगा उसको वो विनर होगा भाई. और वो विनर होगा तो उसको इतनी नॉलेज जरूर रहेगी क्या कि मान लीजिए आप अपनी पूरी ताकत लगाकर फेंक रहे हैं कि आप किसी बॉल को अपनी पूरी ताकत लगाकर थ्रो कर रहे हैं तो वो कुछ थीटा एंगल पर आप थ्रो. तो इनिशियल स्पीड कुछ u है. आपने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बॉल को थ्रो किया है तो आप u स्पीड से थ्रो कर सकते हैं उसे. तो आप अगर स्पीड कांस्टेंट कर दें, मतलब 2-3 बार आपने बॉल को थ्रो किया अलग अलग एंगल पर, हर बार स्पीड क्या थी? कांस्टेंट. तो u स्पीड हर बार सेम थी. इनिशियल स्पीड जिससे थ्रो किया है वो हर बार सेम थी. अलग अलग एंगल पर आपने थ्रो किया तो सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उस केस का रहा होगा जिस केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री रहा होगा.
हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री के एंगल पर जब थ्रो करोगे तो वो रेंज क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ये शो करना है, मतलब डायग्राम से एक बार के लिए ऐसे कह सकता हूं, आपको डायग्राम की जरूरत तो नहीं बट बता देता हूं कि आपने कुछ u स्पीड से थ्रो किया, एक बार आपने u स्पीड से थ्रो किया है तो कुछ u स्पीड से आप थ्रो कर रहे हैं, तो अगर आप 45 के एंगल पर थ्रो करेंगे तो ऐसे सबसे दूर जाकर गिरेगी। अगर आप 45 से कम पर थ्रो करेंगे तो यहां कहीं गिर जाएगी। 45 से ज्यादा पर थ्रो करोगे, हाइट पर ज्यादा जाएगी, फिर नीचे आकर गिरेगी। तो अलग अलग एंगल पर अलग अलग जगह गिरेगी जाकर, क्योंकि रेंज के फॉर्मूले में आप देख रहे हैं थीटा आ रहा है, थीटा पर रेंज डिपेंड कर रही है। थीटा पर रेंज क्या कर रही है, डिपेंड। सबसे ज्यादा रेंज, सबसे ज्यादा दूर आर, हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब 45 के एंगल पर थ्रो करोगे। ऐसा मुझे प्रूव कर कर बताना है और बिल्कुल ऐसा होगा, हम प्रूव कर कर इस तरह से दिखाएंगे। रेंज का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है, हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है कि हॉरिजॉन्टल रेंज R इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, इसका फॉर्मूला है। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के इस फॉर्मूले में u स्पीड मैंने कांस्टेंट कर दी। मैंने 3-4 बार एक बॉल को थ्रो किया है, 3-4 बार सेम स्पीड से थ्रो किया है, लेकिन डिफरेंट एंगल्स पर थ्रो किया है। तो सभी में u स्पीड कांस्टेंट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सभी के लिए कांस्टेंट है। अगर ऐसा है तो r डिपेंड करती है sin 2 थीटा पर, तो r की वैल्यू मैक्सिमम होगी, r की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी, भाई अलग अलग एंगल पर साइन की अलग अलग वैल्यू होती है, तो साइन की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तब हॉरिजॉन्टल रेंज भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है भाई, 1। साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है भाई। साइन 0 डिग्री पर 0 है, साइन 30 डिग्री पर 1/2 है, साइन 45 पर 1/√2 है, साइन 60 पर √3/2 है और साइन 90 पर 1 है। सबसे ज्यादा साइन की वैल्यू 90 के एंगल पर होती है, मतलब साइन की वैल्यू 1 मैक्सिमम होती है। तो साइन 90 पर 1, साइन की वैल्यू जब 1 होगी तब रेंज मैक्सिमम होगी। तो साइन 1 कब होता है, 90 पर। ऐसे लिख सकते हो भाई, साइन 2 थीटा इक्वल है साइन 90 के, इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू इक्वल है 90 के, इसका मतलब थीटा की वैल्यू थी 45 डिग्री। हेंस प्रूव्ड भाई, हेंस प्रूव्ड। मैंने ये बात प्रूव कर दी है, मैंने ये बात प्रूव कर दी है। क्वेश्चन ने मुझे कहा था प्रूव करिए 45 के एंगल पर, प्रूव करिए 45 के एंगल पर, 45 के एंगल पर जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है। तो 45 के एंगल पर जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है। तो मुझे ये प्रूव करना था कि 45 के एंगल पर हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है। तो ये बात मैं प्रूव कर दूंगा और मैंने किया है प्रूव भाई कि 45 डिग्री के एंगल पर हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है वो मैक्सिमम होती है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होती है। ये बात आपको क्लियर रहेगी इस तरह से। तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कैसे प्रूव करी भाई, मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज का मैंने क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया है। मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या लगाया है, फॉर्मूला लगाया है। और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगाया मैंने और उसमें मैंने देखा फॉर्मूले में u आ रहा है, फॉर्मूले में g आ रहा है, वो कांस्टेंट है। और r किस पे डिपेंड करता है, sin 2 थीटा पर डिपेंड करता है। sin की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तब रेंज मैक्सिमम होगी। sin मैक्सिमम होता है 90 पर, 2 थीटा 90 है तो थीटा 45 डिग्री था भाई। हॉरिजॉन्टल के साथ 45, जब आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑब्जेक्ट बहुत दूर फेंकनी है तो आप नियरली 45 या एग्जैक्ट 45, अगर कोई कंपटीशन है तो बिल्कुल 45 पर थ्रो करिए, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी आपके अकॉर्डिंग भाई। आप जितनी स्पीड से थ्रो कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्पीड पर 45 के एंगल पर
आप क्या करिए, थ्रो करिए, आपकी रेंज मैक्सिमम होगी आपके अकॉर्डिंग में। कोई आपसे भी ज्यादा स्पीड से फेंक सकता है तो वो भी 45 पे फेंक रहा है तो और ज्यादा दूर गिरेगी भी उसकी जाकर भी। तो सभी की कोशिश होती है कि वो 45 के एंगल पर थ्रो करे, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा एंगल पर थ्रो करोगे तो हाइट ज्यादा कवर करेगी। जब क्रिकेटर शॉट खेलता है, कोई क्रिकेटर जब शॉट खेलता है कई बार उससे बहुत ज्यादा एंगल पर शॉट लग जाएगा, बॉल वहीं उठ जाती है भाई। बॉल हाइट ज्यादा कवर करती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम कवर करती है, ग्राउंड पार नहीं कर पाती, ग्राउंड के अंदर फील्डर कैच कर लेता है, आउट हो जाता है। और अगर उसने बहुत कम एंगल पर शॉट मारा है तो वो जल्दी ही टप्पा खा जाएगी, तो फिर वो 6 नहीं बन पाएगा। तो 45 के एंगल पर 45 डिग्री के एंगल के आसपास शॉट लगेगा तो बॉल ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और बिना टप्पा खाए, बिना ग्राउंड को स्ट्राइक करे, ग्राउंड से बाहर बाउंड्री को क्रॉस करेगी, 6 लगेगा। और एक अंपायर अपने दोनों हाथों से इस तरह से ये कौन सा एम्पायर है जो इस तरह से फिंगर कर कर 6 को अनाउंस करता है? आप क्रिकेट प्रेमी है तो आप जरूर जानते होंगे भाई, सबका अपना अपना स्टाइल है। और 6 लगेगा तो ऐसे अंपायर बताएगा कि बॉल बाहर गई है। तो ज्यादा डिस्टेंस कब कवर करेगी? मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी 45 के एंगल पर कवर करेगी। ये बात आप सभी को क्लियर है। दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंगुलर प्रोजेक्शन में, दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंगुलर प्रोजेक्शन में है शो दैट दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है शो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज, शो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज, शो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज, शो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज, शो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम, horizontal range is same for two angles, same for two angles। और पूछने का तरीका ये हो सकता था थीटा एंड 90 माइनस थीटा, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, अल्फा बीटा कह सकते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। और भी तरीके हैं पूछे जाने के, तो मैं आपको भेजूंगा वो तरीका कैसे पूछा जा सकता है। फिलहाल ये 2 तरीके में, मतलब क्वेश्चन एक ही है, लिखने का तरीका एक हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में ये कहेगा कि आप ये शो करिए कि 2 एंगल्स ऐसे होते हैं जिनकी रेंज क्या होती है? सेम। 2 एंगल ऐसे होते हैं जिसकी रेंज क्या होती है? सेम। एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, एक अल्फा है एक बीटा है, तो दोनों के लिए रेंज अल्फा पर जहां गिरेगी बीटा के एंगल पर भी वहीं जाकर गिरेगी। अगर अल्फा प्लस बीटा का सम कितना है? 90 है। मतलब तीसरी लैंग्वेज क्या यूज कर सकता है इस क्वेश्चन के लिए? 2 एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है अगर वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं अगर दोनों का सम 90 है। यानी एक को थीटा लिखूं तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो सकता है, एक 30 डिग्री है तो दूसरा 60 डिग्री है, एक 15 डिग्री है तो दूसरा 75 है, एक 30 है तो दूसरा 60 है जो मैंने बता दिया, एक अगर 45 है तो दूसरा 45 है, एक 40 है तो दूसरा 50 है। इस तरह से 2 एंगल ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए रेंज क्या हो सकती है? सेम हो सकती थी। मान लीजिए ग्राफ के साथ कंसीडर करूं, यूं बना लिया जाए इस तरह से। एक बार आपने मान लीजिए एक बार आपने 15 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया है, एक बार आपने 15 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया है तो 75 पर भी वहीं आकर गिरेगी, रेंज सेम। 75 के एंगल पर, क्योंकि 15 का और 75 का सम कितना हो रहा है भाई? 90। 15 के एंगल पर जहां गिरेगी जाकर 75 पर भी वहीं गिरेगी। अगर 30 एंगल होता तो 30 के एंगल पर थोड़ा आगे गिर जाएगी भाई, 30 के एंगल पर रेंज ज्यादा हो जाएगी, 30 के एंगल पर रेंज ज्यादा हो जाएगी, लेकिन 60 पर भी वहीं आकर गिरेगी भाई, 60 पर भी वहीं गिरेगी। तो मेरा ये मानना है कि 2 एंगल ऐसे होते हैं जिसके लिए रेंज क्या रहती है? सेम। एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। मतलब यहां पर ऐसे बना सकते थे कि भाई अगर एक एंगल है थीटा तो थीटा के लिए जितनी दूर गिरेगी 90 माइनस थीटा पर,
90 माइनस थीटा पर भी वहीं गिरेगी। हाँ, दोनों केस में हाइट अलग अलग हो सकती है भाई, हाइट की रेशियो भी पूछ सकता है दोनों केस में, तो दोनों केस में हाइट की रेशियो भी पूछ सकता है आपसे, बता पाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, किसी भी एंगुलर प्रोजेक्शन के लिए दो एंगल्स ऐसे हो सकते हैं, दो एंगल्स ऐसे होते हैं, हो सकते नहीं, दो एंगल ऐसे होते हैं जिसके लिए रेंज की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, बट उन दोनों एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, ऐसे में क्वेश्चन पूछने के तरीके हो सकते हैं। अब प्रूफ करने की बात आ गई है, प्रूफ कर कर आप दिखा दीजिए भाई, प्रूफ कर कर आप दिखा सकते हैं बड़ी आसानी से भाई, आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। हमें ये शो करना है कि दो एंगल्स ऐसे होंगे जिस पर रेंज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। दो एंगल्स ऐसे होंगे जिस पर रेंज की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो दोनों एंगल्स पर रेंज फाइंड आउट करके देख लीजिए ना, दोनों एंगल्स पर रेंज फाइंड आउट कर देख लीजिए आप। दोनों एंगल्स पर रेंज कैसे फाइंड आउट करके देखी जा सकती है, दोनों एंगल्स पर रेंज कैसे फाइंड आउट कर देखी जा सकती है। मैंने ये माना तो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, रेंज का फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, अब आपको फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे। रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी होता है रेंज का फॉर्मूला। एक बार रेंज कितनी रही होगी जब थीटा एंगल पर थ्रो किया गया है, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा एंगल पर थ्रो कर दिया डिवाइडेड बाई जी, ये रेंज की वैल्यू रही जब थीटा एंगल पर थ्रो किया गया, अल्फा एंगल पर थ्रो किया गया मान लीजिए। दूसरी बार आपने रेंज क्या होगी, u का स्क्वायर है sin 2 तो 2 रहेगा, थीटा की वैल्यू नहीं, अब की बार 90 माइनस थीटा एंगल पर थ्रो किया है, तो थीटा को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, 90 माइनस थीटा से, थीटा को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, 90 माइनस थीटा से, इज इक्वल टू u का स्क्वायर sin, भाई ब्रैकेट को अंदर, ब्रैकेट के अंदर 2 जाएगा तो 90 को 180 डिग्री बनाएगा और -2 थीटा लिखा जाएगा और डिवाइडेड बाई जी लिखा जाएगा। इस तरह से ऐसे लिखा जा सकता है। अगर ऐसा किया जा सकता था भाई, अगर इस तरह से लिख दिया जाए इसको, अगर इस तरह से लिख दिया जाए इसको, तो R2 रेंज इज इक्वल टू बराबर है u का स्क्वायर है यहां पर, और देखिए भाई 180 में चेंज नहीं होता, ये थोड़ा मैथ सभी सोचिएगा आप इसके बारे में। sin 180 माइनस थीटा 180 में चेंज नहीं होता, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते थे sin 90 माइनस थीटा क्या होता था, 90 में चेंज होकर sin से cos आ जाता है, ऐसे ही 180 में कोई चेंज नहीं आता, sin का sin ही रहेगा और 2 थीटा को 2 थीटा लिख दीजिए और 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में sin पॉजिटिव होता है तो इसलिए पॉजिटिव ही लिखा गया और डिवाइड बाई जी। भाई ये मैथ्स लगाया है यहाँ पर, sin 180 में से कुछ माइनस करूं, 180 में sin है तो sin ही आ जाएगा, 2 थीटा आ गया और ये पॉजिटिव आंसर रहेगा। और ये सेकंड भाई क्योंकि R1 रेंज आपकी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी थी, जब मैंने 90 माइनस थीटा एंगल पर थ्रो किया है, रेंज मेरी इसमें भी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी आई है, रेंज इस सेकंड इक्वेशन में भी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी आई है। और अब मुझे ये तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सेम है, और सेम है तो R1 बराबर है R2 के, थीटा एंगल पर जो रेंज है 90 माइनस थीटा एंगल पर भी रेंज वही है, जो थीटा एंगल पर रेंज है 90 माइनस थीटा एंगल पर भी वही रेंज है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि दो एंगल ऐसे होते हैं जिस पर रेंज सेम होती है, एक एंगल होता है थीटा और दूसरा एंगल होता है 90 माइनस थीटा, एक अल्फा है एक बीटा है, अल्फा प्लस बीटा अगर 90, तो दो एंगल्स ऐसे होंगे जिनका सम अगर 90 बन रहा है तो दोनों एंगल्स पर रेंज क्या रहेगी, सेम, एक 30 है दूसरा 60 है, एक 40 है दूसरा 50 है, एक 15 है तो दूसरा 75 है।
ये बात भी आपको क्लियर रहेगी कि दो बातें हो गई हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होती है 45 डिग्री के एंगल पर, और आपके लिए दो एंगल ऐसे होते हैं जिसके लिए रेंज की वैल्यू क्या रहती है, सेम। दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे होते हैं जिस पर रेंज क्या होती है, सेम होती है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकेंगे। एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है इस तरह का, एक और क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से रखा मैंने। क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल पर थ्रो किया जाए। एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट एंड, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज आर सेम, हॉरिजॉन्टल रेंज आर सेम। कितने एंगल पर थ्रो किया जाए, क्या एंगल होना चाहिए कि रेंज और हाइट दोनों इक्वल हो। जितनी दूर जाकर गिरेगी उतनी ही हाइट पर भी गई होगी। तो ये बात पूछी गई, जितनी ऊपर गई है बॉल या कोई ऑब्जेक्ट, जितनी ऊपर गई है उतनी आगे भी गई है। तो ऐसा कब होगा, कितने एंगल पर होगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आप खुद करिएगा वीडियो पॉज कर कर। एक बार हाइट का फॉर्मूला, एक बार रेंज का फॉर्मूला, और दोनों को इक्वेट करिए भाई। तो ये आंसर बड़ा, ये वाला क्वेश्चन आपका बड़ा इजी क्वेश्चन है और आप इसे करने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपसे ये कहा गया है कि भाई हाइट का क्या फॉर्मूला होता है। हाइट हमेशा मैक्सिमम होती है और वो u का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा बाई 2g फॉर्मूला होता है, और रेंज का फॉर्मूला u का स्क्वायर साइन 2 थीटा। अंतर है भी दोनों में, यहाँ साइन का स्क्वायर है, यहाँ थीटा के साथ 2 है, और डिवाइडेड बाई ये रेंज होती है। दोनों इक्वल कब होंगी ऐसा कहा गया है। तो भाई मैक्सिमम हाइट को रेंज के इक्वल कर दीजिए। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g को u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g के इक्वल रख दीजिए। तो ये जब आप इस तरह से इक्वेट करेंगे, इस तरह से इक्वेट करने पर आप जान पाएंगे u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा साइन का स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर बचा साइन 2 थीटा। इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इनटू साइन थीटा 2 बार लिखा जा सकता है, और डिवाइड में 2 है। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भाई डेरिवेशन करते वक्त मैंने देखिए क्या किया था, साइन 2 थीटा कहां से आया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा लिखा जा सकता है। मैंने 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा को ही साइन थीटा 2 थीटा लिखा था इसके अंदर भाई। ये मैथ्स का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई में cos थीटा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा है तो यहां से एक साइन से, अगर ऐसा है तो यहां एक साइन थीटा से यहां एक साइन थीटा कैंसिल होगा। ये साइन थीटा है यहां पर, और ये डिनोमिनेटर वाला 2:2 जा 4 कर देगा, और ये cos थीटा है। cos थीटा डिवाइड में आएगा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू 4 है, tan थीटा इज इक्वल टू 4 है। हमें तो थीटा बताना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स भाई, tan इनवर्स 4, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 4 कितने एंगल पर होती है मुझे नहीं पता। तो मैं इस तरह से अपना आंसर लिखूंगा कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। इतने एंगल पर जब आप थ्रो करोगे, इतने एंगल पर जब आपने थ्रो किया होगा, तो इतने एंगल पर जब आपने थ्रो किया होगा, उस वक्त जब इस tan इनवर्स 4 इतने एंगल पर जब आप थ्रो करेंगे, उस केस में हॉरिजॉन्टल रेंज एंड हाइट जो होगी वो इक्वल होगी दोनों की वैल्यू। तो जितनी ऊपर जाएगी बॉल मैक्सिमम, उतनी ही आगे भी जाकर गिरेगी ऐसे केस में। तो ये केस भी आपको क्लियर है कि किस एंगल पर थ्रो किया जाए कि हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट क्या हो, इक्वल हो गए।
तो इस तरह से इक्वल इन्हें किया जा सकता है भाई, ये बात भी आपको क्लियर है। एक और क्वेश्चन की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन ये कहता है शो दैट, ये क्वेश्चन कहता है आपको शो दैट, आपको क्या कहा गया है, प्रूव करिए, शो दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, शो दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, maximum horizontal range is 4 times, show that maximum horizontal range is 4 times of maximum height, 4 times of maximum height। भाई हाइट को तो हमेशा ही मैक्सिमम लिखा जाएगा, क्योंकि कितनी हाइट पर है वो हाइट टाइम के साथ चेंज होती रहती है, और एक टाइम आता है जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है, एक टाइम आता है जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है प्रोजेक्टाइल, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई तो वो मैक्सिमम हाइट है। रेंज है भाई कितनी दूर जाकर के लिए है, और मैक्सिमम रेंज कब होती है, पहला क्वेश्चन भाई 45 के एंगल पर जब आपने थ्रो किया होगा तो रेंज किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम रहेगी, सबसे दूर जाकर गिरेगी, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक ऑब्जेक्ट जब 45 पर थ्रो किया जाएगा भाई। तो इसलिए आपको ये कहा गया है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, जब रेंज मैक्सिमम होती है तो वो हाइट से 4 टाइम्स होती है। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि जब मैं 45 डिग्री के एंगल पर थ्रो करूंगा किसी ऑब्जेक्ट को, जब मैं 45 डिग्री के एंगल पर थ्रो करूंगा किसी ऑब्जेक्ट को, तो जितनी हाइट उसने कवर करी होगी उससे 4 टाइम्स वो आगे जाकर गिरेगी। यानी अगर 10 मीटर की हाइट थी तो 40 मीटर x में डिस्टेंस ट्रेवल किया, y में अगर 20 मीटर कवर किया तो x में 80 मीटर कवर किया, y में अगर 100 मीटर ऊपर गई है तो x में 400 मीटर दूर जाकर गिरेगी वो। तो जब रेंज मैक्सिमम होती है वो हाइट से 4 टाइम्स होती है, ये प्रूव करना है भैया आपको, बड़ी आसान सी बात है। वैसे आप फॉर्मूले लगाइए, कंडीशन पुट करिए मैक्सिमम रेंज की। उसकी पहली बात हॉरिजॉन्टल रेंज पे प्रूव करने का तरीका मेरा ये है कि मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करी, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। और r रेंज मैक्सिमम कब होती है, रेंज मैक्सिमम कब होती है, रेंज मैक्सिमम तब होती है जब थीटा 45 डिग्री होता है। तो रेंज मैक्सिमम तब होती है जब थीटा 45 होता है, तो भाई u का स्क्वायर, और भाई यहाँ थीटा की वैल्यू 45 रख दूं, यहाँ थीटा की वैल्यू अगर 45 रखूंगा तो थीटा यहाँ 45 रखूंगा तो 2 इंटू 45 करूंगा ये 90 होगा, तो u स्क्वायर और ये 90 डिग्री बनेगा। साइन 90 पर 1 होता है, साइन 90 पर 1 होता है, रेंज मैक्सिमम कितनी होती है, u स्क्वायर साइन 90 पर 1 होगा u स्क्वायर बाई g। फर्स्ट इक्वेशन में रेंज मैक्सिमम कितनी होती है, रेंज का एक फॉर्मूला है भाई, किसी थीटा एंगल पर रेंज कितनी होगी, इतनी होगी। और ये रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा 45 डिग्री होगा भाई। तो मैक्सिमम रेंज का कितना आंसर आया, u स्क्वायर बाई g, क्योंकि साइन का ये कॉमन साइन वाली टर्म 1 कर दी भाई मैंने, तभी तो रेंज मैक्सिमम होती है। तो रेंज मैक्सिमम आ गई है आपकी u स्क्वायर बाई g। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट हमेशा मैक्सिमम ही कही जाती है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और ये फॉर्मूला होता है तो 45 के एंगल पर जब थ्रो किया गया है, 45 के एंगल पर जब थ्रो किया गया है तो हाइट कितनी होगी भाई, साइन 45 डिग्री पर थ्रो किया गया है, 45 डिग्री का एंगल है, स्क्वायर हो रहा था तो पूरे का स्क्वायर लिख दीजिए भाई, तो u स्क्वायर अपॉन में 2g। भाई साइन 45 पर 1/√2 होता है, और 1/√2 का स्क्वायर करोगे आप तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 u स्क्वायर बाई 4g कर देगा इसे। तो हाइट मैक्सिमम कितनी होगी, जब 45 के एंगल पर आपने थ्रो किया है तो जो हाइट होगी वो u स्क्वायर बाई 4g लिखी जा सकती है। तो रेंज का एक फॉर्मूला है कि कितनी रेंज होगी, उसका एक फॉर्मूला है,
और रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब 45 के एंगल पर थ्रो करोगे, तो 45 के एंगल पर थ्रो किया तो रेंज मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी, ये आंसर आ गया u²/g। और हाइट कितनी होती है उसका एक फॉर्मूला है u²sin²θ/2g, और इसमें भी 45 पुट कर दीजिए, क्योंकि 45 पे थ्रो किया आपने, आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए थी तो आपको 45 के एंगल पर थ्रो करना पड़ेगा। तो हाइट के फॉर्मूले में भी थीटा 45 पुट करिए इस तरह से, और 45 पुट करने पर हाइट कितनी कवर करी होगी, u²/4g आ गई। और भाई रिलेशन चाहिए आपको रेंज में और हाइट में, आपको एक रिलेशन चाहिए, ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो भाई डिवाइड कर दीजिए आप भाई फर्स्ट इक्वेशन को, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड भाई, आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है मैक्सिमम रेंज और डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन है भाई मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर भाई इसके आरएचएस में क्या है, u²/g, और इसके आरएचएस में क्या है, u²/4g, g से g कटेगा, u² से u², 4 ऊपर चला जाएगा, हेंस भाई रेंज मैक्सिमम बटे में मैक्सिमम हाइट की रेशो 4 है, मतलब रेंज मैक्सिमम जो होती है वो हाइट के 4 टाइम्स होती है भाई। तो जब रेंज मैक्सिमम होगी, जब 45 के एंगल पर आप थ्रो करोगे, जब 45 के एंगल पर आप थ्रो करोगे तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस वो कवर करती है, रेंज मैक्सिमम होती है, और उस वक्त वो हाइट से 4 टाइम्स होगी। तो मैक्सिमम रेंज 45 के एंगल पर जब आप थ्रो करोगे, जितनी हाइट कवर करेगी उससे 4 टाइम्स वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी, तो उससे 4 टाइम्स वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी। और इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट्स हैं इनके अंदर, फॉर्मूले लगाइए, आप कंडीशन देखिए क्या गिवन है, और तब उनका यूज कर कर आप बता पा रहे हैं कंडीशंस क्या होने वाली हैं, आप बता पा रहे हैं कि कंडीशंस क्या होने वाली है, इन केसेस की कंडीशंस क्या होने वाली है। इस तरह से एक और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई, बड़े मजेदार क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं आपको, थ्योरी क्वेश्चंस की आपको असाइनमेंट में मिल जाएगी भाई, बड़ा मजेदार ये क्वेश्चन है भाई। और देखिए, शिकार खेलने के लिए चले भैया, तो शिकार खेलने के लिए चले, और नया नया शिकारी था, उसे नहीं पता था कि जब किसी टारगेट को हिट करना चाहते हैं आप तो क्या लॉजिक लगाया जाना चाहिए था भाई। मान लीजिए भाई किसी पेड़ पर बंदर बैठा था इस तरह से, तो ये किसी पेड़ पर एक मंकी बैठा है, तो ये ए पॉइंट है जहां एक मंकी बैठा था इस तरह से, तो हम दूर से निशाना लगाने वाले हैं, इसलिए अभी हमने मंकी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया भाई, अभी मैंने मंकी को छोटा सा मान लिया भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट इस तरह से। तो ये ट्री है, और इस ट्री पर h हाइट है इसकी, और ग्राउंड से h हाइट ऊपर a पॉइंट पर एक मंकी है, और एक हंटर है इस तरह से, एक हंटर है, और एक हंटर जो था वो C पॉइंट पर है, यहाँ पर हंटर। इस हंटर ने क्या किया है, इसने बंदर पर बिल्कुल सीधा निशाना लगाया है, इसने बंदर पर बिल्कुल सीधा निशाना लगाया है, और बिल्कुल सीधा निशाना लगाकर इसने बंदर पर बिल्कुल सीधा निशाना लगाया है, और बिल्कुल सीधा निशाना इस तरह से लगाकर, बिल्कुल सीधा निशाना इस तरह से लगाया है u स्पीड से बिल्कुल सीधा निशाना इसने लगाया है थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाकर, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए इसने मंकी पर बिल्कुल सीधा निशाना लगाया है। ये एक अच्छा हंटर नहीं है भाई, ये एक अच्छा शिकारी नहीं है भाई, ये एक अच्छा शूटर नहीं है भाई, ये गोल्ड मेडल कभी नहीं ला सकता भाई, ये गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में कभी नहीं ला सकता, मगर आप ला सकते हो भाई, आप ला सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि टारगेट को ऐसे कभी नहीं हिट करना चाहिए भाई। अगर इस तरह से टारगेट को हिट करेगा तो एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में आपने क्या पढ़ा भाई, u स्पीड से जब आप इसे थ्रो करोगे ना इस तरह से, u स्पीड से आप इस डायरेक्शन में इसे थ्रो करोगे तो ये पैराबोला पाथ ट्रेवल करते हुए थोड़ा नीचे आके लगेगा, ये अपने टारगेट पे नहीं लग पाएगा भाई, ये किसी डी पॉइंट पर जाकर लगेगा। क्यों?
क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो जब थीटा एंगल पर फायर करोगे कुछ इनिशियल स्पीड से, तो ये पैराबोला पाथ ट्रेवल करेगी बुलेट। हालांकि बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा है, ये गैप बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जहां हिट करना चाहते वहां तो नहीं जाएगा भाई। जहां आपने हिट करना चाहा है वहां तो नहीं जाएगा। तो इस तरह से तो ये टारगेट से थोड़ा नीचे लगेगा भाई। तो कितना नीचे लगेगा वो तो स्पीड पर डिपेंड करता है भाई। आपने किसी बॉल को थ्रो किया है तो वो कम स्पीड से जा रही है, ये डिस्टेंस काफी होगा क्योंकि वो काफी टाइम लेगी यहाँ पहुंचने में। बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा है तो वो बहुत जल्दी यहाँ पहुंचेगी, तो ये डिस्टेंस कम रहेगा इस तरह से। बट ऐसे नहीं हिट करना चाहिए था आपको भाई। टारगेट को सीधा सीधा हिट करोगे अगर मान लीजिए, टारगेट को सीधा सीधा हिट करोगे अगर मान लीजिए, तो भाई उससे थोड़ा नीचे आकर लगेगा, क्योंकि ये पैराबोला पाथ ट्रेवल करेगी भी इस तरह से। पैराबोला पाथ तो ट्रेवल करेगी करेगी, हमने पढ़ा है एंगुलर प्रोजेक्शन इस तरह से। हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए अगर मैं थ्रो करूंगा तो ये पैराबोला पाथ ट्रेवल करेगी और टारगेट से थोड़ा नीचे आके लगेगी। बट इस हंटर की किस्मत बड़ी जबरदस्त है, इस शिकारी की किस्मत बड़ी जबरदस्त है। और वो कहते हैं बटेर लग गया है इसके हाथ में। कहने का मतलब इसे आता कुछ भी नहीं था, लेकिन इसने जिसको टारगेट बनाया वो बिल्कुल इसे मिल गया भाई, बिल्कुल शिकार। और ऐसा कैसे हो गया भाई, ऐसी किस्मत कैसे इसकी साथ दे रही है भाई। तो भाई जब इसने इस मंकी को शूट करने के लिए बिल्कुल मंकी पर टारगेट लगाया था, तो ये एक अच्छा हंटर नहीं है, ये एक अच्छा शूटर नहीं है। इसकी जो बुलेट है वो थोड़ी नीचे आके लगेगी, क्योंकि वो पैराबोला पाथ ट्रेवल करेगी भाई इस तरह से। क्योंकि एक एक्सेलरेशन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे खींच रहा है, तो ये एक्स में आगे तो जा ही रही है, ये ऊपर भी जा रही है, लेकिन ऊपर जाने की स्पीड इसकी डिक्रीज होती जा रही है और ये थोड़ा नीचे लगेगी टारगेट से। होना तो ये सीधा हंटर को थोड़ा ऊपर ए पॉइंट से थोड़ा ऊपर टारगेट करना चाहिए था। इस हंटर को एक एजम्पशन लगाकर, एक अंदाजा लगाकर ए से थोड़ा ऊपर हिट करना चाहिए था, ताकि वहां पर हिट करने की कोशिश करेगा, लेकिन पैराबोला पाथ ट्रेवल कर वो ए पर आकर लगती भाई। ऐसा हो सकता था, तो इससे ऊपर शूट करता तो ए पर आकर लग जाती भाई। लेकिन अब इसने जब ए पर हिट करने की कोशिश करी है तो ये ए से थोड़ा नीचे लगेगी आकर, और इसने ये अच्छा शूटर नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही यहां से टाइम जीरो पर जैसे ही यहां से बुलेट को फायर किया गया, जैसे ही बुलेट को यहां से फायर किया, जैसे ही घोड़ा दबाया इसने, मंकी भी गिर गया भाई। वहां से मंकी गिर गया है, पेड़ से फिसल गया है वो, और वो नीचे की तरफ आ रहा है भाई, गिर गया है वो, किसी ब्रांच पर बैठा था वो ट्री की। और जैसे ही टाइम जीरो पर यहां से गोली चली है, वैसे ही बंदर वहां से फिसल गया है। यानी अब बंदर ऊपर से नीचे आ रहा है, बंदर ऊपर से नीचे आ रहा है। इस तरह से बंदर ऊपर से किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो बंदर ऊपर से नीचे आ रहा है, फ्री फॉल है, जी एक्सेलरेशन से बंदर नीचे आएगा। जब बुलेट इसकी यहां पहुंचेगी, अगर बंदर भी नीचे आ गया उसी टाइम पर तो मारा जाएगा भाई। वो बच सकता था, लेकिन अब वो मारा जाएगा, क्योंकि वो उसकी किस्मत खराब है, इसकी किस्मत अच्छी है। इसने टारगेट तो बंदर पे लगाया, तो जो बंदर पर नहीं लगने वाला था थोड़ा नीचे लगता भाई, बंदर के कहां लगने वाला था, लेकिन जहां उसका पॉइंट है ना उस पर नहीं लगेगा, थोड़ा नीचे लगेगा भाई। और दूर से शूट कर रहा है तो मंकी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान ली तो मिस कर जाता भाई वो। लेकिन उसी वक्त मंकी भी फिसल गया है, बुलेट यहां से थोड़ी नीचे लगेगी, बट जितनी देर में बुलेट यहां पहुंचेगी मंकी भी नीचे आएगा। कभी वो यहां ना आ जाए भाई, दुआ करिए वो यहां ना आ जाए, बट कौन क्या कर सकता है भाई जब ऐसा होने वाला है कुछ। तो अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर आप टारगेट कर रहे थे, अगर किसी h हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है a और उस पर आप टारगेट लगाना चाहते हैं, तो a को हिट करना चाहते हैं, आपको थोड़ा ऊपर टारगेट करना चाहिए था, ताकि पैराबोला पाथ ट्रेवल कर ये a पर आकर लगे, पैराबोला पाथ ट्रेवल कर ये a पर आकर लगे। और अगर एक फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट है, आपका दोस्त क्या कह रहा है कि भाई एक बॉल है, मैं इसे गिराऊंगा और ये मैं इसे गिरा रहा हूं, तो ये जब नीचे की तरफ आएगी तो इसको हिट करना है, मतलब नीचे गिरती हुई ऑब्जेक्ट को निशाना बनाना है। अगर ऐसा है
तो भाई बिल्कुल इसी को फोकस करना भाई, फिर आपकी ये टेक्निक सही रहेगी भाई। क्योंकि जब आप इसको टारगेट बनाओगे, जब ये गिरती किसी पॉइंट पर ये यहाँ है और नीचे की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन इसका जी है, फ्री फॉल में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है तो फिर आप इस ऑब्जेक्ट को ही टारगेट करना भाई, क्योंकि इसको टारगेट करोगे, आपकी बुलेट का एक्सेलरेशन भी जी है, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है, आपकी बुलेट भी नीचे की तरफ आकर लगेगी थोड़ा, जितनी देर में ये यहाँ आएगी, तो इसको देखकर टारगेट करोगे, इसको टारगेट करोगे तो ये नीचे आ रही है, बुलेट भी नीचे आके लगेगी, फ्री फॉल में है दोनों, तो दोनों का एक्सेलरेशन जी है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रही है तो उस केस में नीचे की तरफ उसका फ्री फॉल है, अगर मान लीजिए अगर फ्री फॉल है तो ऑब्जेक्ट को टारगेट करिए, ऑब्जेक्ट को टारगेट करिए आप। अगर एक इंस्टेंटली यहां से ऑब्जेक्ट गिराई गई और यहां से बुलेट फायर करी गई तो इसी को निशाना बनाना भाई, क्योंकि ये जितनी नीचे आएगी बुलेट भी उतनी नीचे आके लगेगी। हम प्रूव भी कर देंगे अभी यहाँ पर, तो ये बात आपको क्लियर रहेगी भाई। इस तरह से इस केस में मंकी मारा जाएगा, ये प्रूव कर कर दिखाना है हमें। यहां से जो बुलेट फायर करी गई है, u cos थीटा स्पीड से इधर जा रही है और u sin थीटा स्पीड इसकी y में है। ये x डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने यहां पर, और ये y डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने वर्टिकल में। तो ये y डिस्टेंस जो है ये ऊपर से कितना नीचे है ये जानना है भाई मुझे। मान लीजिए भाई t टाइम में जैसे ही बुलेट फायर करी, जैसे ही बुलेट फायर करी है तो यहां पर मंकी गिर गया है, तो मंकी नीचे आ रहा है और बुलेट भाई। तो बुलेट के लिए बात करते हैं भाई, बुलेट के लिए बात करते हैं, बुलेट के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाइए हॉरिजॉन्टल में भाई। तो हॉरिजॉन्टल में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, हॉरिजॉन्टल में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो x ट्रेवल किया, और u cos थीटा इसकी स्पीड थी और t इसने टाइम लिया, और प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन जीरो है x में, इसलिए सब कुछ जीरो हो गया। तो टाइम इसने जो लिया वो x अपॉन में u cos थीटा लिखा जा सकता है फर्स्ट इक्वेशन में। और ऐसे ही इसने वर्टिकल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ऊपर जाने के लिए, उसके लिए इक्वेशन लगाऊं y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने वर्टिकल में, यहां हिट करने से पहले y में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, और ऊपर जाते वक्त g एक्सेलरेशन माइनस का है, और t का स्क्वायर रहने दीजिए, यहां पर t था ut। इस टाइम की जगह यहां से वैल्यू पुट कर देता हूं, जैसे पैराबोला पाथ प्रूव करने के लिए किया था, बिल्कुल वही ड्रम कर रहे हैं। एक बार हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन, एक बार वर्टिकल में इक्वेशन। u sin थीटा और मल्टीप्लाई में t टाइम की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए x अपॉन में u cos थीटा माइनस हाफ। इस t की जगह मत पुट करिए भाई कुछ, मैं ऐसे आसान रखना चाहता हूं इसे। y इज इक्वल टू u से u कटेगा x tan थीटा, x tan थीटा माइनस हाफ gt का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये y डिस्टेंस कितना है, ये हाइट कितनी है जहां बुलेट जाकर लगी है d पॉइंट पर, ये हाइट कितनी है y ऐसे लिखी जा सकती है। तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस कितना है ad जानना चाहता हूं। tan थीटा का फॉर्मूला लगा लिया भाई इस ट्रायंगल में, tan थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो ये होगा परपेंडिकुलर ab और अपॉन में बेस ये x लिखा जा सकता है। ab इस पूरी टोटल पेड़ की हाइट को, जहां बंदर बैठा है उस हाइट को लिखा जा सकता है x tan थीटा। आपको जानना है ये डिस्टेंस कितना है, टारगेट मंकी था, बुलेट कितनी नीचे आकर लगी है ad का पता करना है। तो भाई पूरे ab में से ये bd माइनस कर दीजिए भाई, यानी ad इज इक्वल टू बराबर पूरा ab की वैल्यू क्या आई आपकी x tan थीटा आई है, और इसमें से माइनस करिए bd मतलब y माइनस कर दिए, y ये है। जब माइनस करूंगा तो x tan थीटा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो tan x tan थीटा से x tan थीटा कैंसिल, ad इज इक्वल टू हाफ gt का स्क्वायर भाई। बड़े ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 भाई। बुलेट a पर आप फायर कर रहे थे, बट वो थोड़ा नीचे लगेगी पैराबोला पाथ ट्रेवल कर, तो वो कितनी नीचे लगेगी, ये ad की वैल्यू कितनी आ गई है, हाफ gt का स्क्वायर आ गई है। ये h हाइट पर लगी है, टोटल कितनी थी पेड़ की हाइट, पेड़ की टोटल हाइट कितनी थी h,
तो उसमें से ये कुछ डिस्टेंस नीचे लगी है, y हाइट पर लगी है, तो ये डिस्टेंस AD कितना है, हाफ GT²। और जब मंकी का फ्री फॉल होगा भाई, जब मंकी ऊपर से नीचे गिर रहा है, मंकी की बात करिए, मंकी ने इतनी ही देर में, बुलेट t टाइम में यहां से जाकर यहां t टाइम में यहां पहुंच गई, ऊपर से कितनी नीचे लगी है आकर, ये AD डिस्टेंस कितना है, हाफ GT²। और टाइम 0 पर जब बुलेट फायर करेगी, मंकी भी गिर गया था, तो t टाइम में जब बुलेट यहां से यहां पहुंची, उतने ही टाइम में मंकी कितना नीचे आएगा। मंकी के लिए s ut + हाफ at² लगाइए। मंकी गिर गया है तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, फ्री फॉल है, और t टाइम हाफ GT² कवर करा भाई उसने भी। वर्टिकल में भाई ये बुलेट x में भी जा रही थी, ऊपर भी जा रही थी। ऊपर इसका एक्सेलरेशन माइनस का g है, तो t टाइम में ये कितना नीचे आकर लगी, हाफ GT² नीचे लगी आकर, ये AD डिस्टेंस हाफ GT² आया। और जब तक बुलेट यहां से यहां पहुंचेगी, ये बंदर जो A से गिर गया है, ये कितनी नीचे आ जाएगा, इसका डिस्टेंस भी हाफ GT² आया है, और मर गया भाई बंदर। उसकी किस्मत खराब थी, अगर वहीं बैठा रहता तो बच जाता, वो बड़ी अच्छी किस्मत करा दी, क्योंकि एक अच्छा हंटर नहीं था, इसने टारगेट को हिट किया, गलत तरीका था ये, बुलेट नीचे आके लगेगी, बट बंदर को मरना था, और वो उसी वक्त वहां से फिसल गया है, तो नीचे आ रहा है, बुलेट आ रही है, बंदर नीचे आ रहा है, जहां बुलेट पहुंची वहां पर बंदर समाप्त हो गया भाई। बड़ा दुखदाई था ये, बहुत दुख है हमें इस बात का, और हम आगे से ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से या तो नहीं करेंगे, या फिर बंदर बचे ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो इस बार तो गया भाई। तो अगले लेक्चर में सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, इस चैप्टर का लास्ट वो टॉपिक है। तो सभी बच्चों को तब तक मेहनत करिए, असाइनमेंट्स आपको मिलेगा इस टॉपिक पर भी, क्वेश्चंस करिएगा, एंगुलर प्रोजेक्शन पर बहुत सारे, खूब प्रैक्टिस करिए भाई, बहुत मजेदार क्वेश्चन होते हैं यहाँ से। एंट्रेंस एग्जाम में भी प्रोजेक्टाइल पर क्वेश्चंस आएंगे, इस चैप्टर से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस तरह से। थैंक्स गाइस।